और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे पीएम के 5 देशों की यात्रा की। कहते हैं कि कूटनीति के पन्नों पर इतिहास रोज रोज नहीं लिखा जाता, लेकिन जब भारत का कदम वैश्विक मंच पर पड़ता है तो नया इतिहास खुद ब खुद बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के अपने ऐतिहासिक और बेहद सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि उस भारत की उस कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत का लोहा एक बार फिर मनवा दिया है। खाड़ी के रेगिस्तान से लेकर स्कैंडिनेविया की बर्फीली वादियों तक और यूरोप के दिल से लेकर भूमध्य सागर के तट तक हर जगह सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, वैश्विक मंच पर बजा भारत का डंका। इस पूरे दौरे की सबसे खास बात यह रही कि जहां एक तरफ दुनिया कई वैश्विक मोर्चों पर तनाव और संघर्ष से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इन 5 देशों के साथ मिलकर शांति, स्थिरता, नवाचार और विकास का एक नया ग्लोबल एजेंडा सेट कर दिया है। आलोचक भले ही सवाल उठाएं, लेकिन सच यही है कि आज दुनिया का कोई भी बड़ा मंच भारत की मौजूदगी के बगैर अधूरा है, चाहे वो डिफेंस डील हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स। इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत आज फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच जब दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत ने वैश्विक मंच पर एक ऐसी कूटनीतिक लकीर खींची है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी बेहद ऐतिहासिक और रणनीतिक यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय मुलाकातों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विदेश नीति में एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का गवाह बनी। यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने, नीदरलैंड्स में आधुनिक चिप मेकिंग तकनीक के ऐतिहासिक समझौते तक और 43 साल बाद नॉर्वे की धरती पर कदम रखकर $100 अरब के निवेश का रोड मैप तैयार करने से लेकर इटली में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च एग्रीकोला मेडल हासिल करने तक, इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत अब अमेरिका या चीन पर निर्भर रहने के बजाय खुद वैश्विक कूटनीति का नया केंद्र बन रहा है। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्रा पूरी की। यह यात्रा भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच हुई यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। पहला पड़ाव यूएई था, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। यह वही देश है जो पश्चिम एशिया युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के हमलों का निशाना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित, खुला और निर्बाध रहना चाहिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
यह दौरा 3 घंटे से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर सहमति बनाई और पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। इस दौरान 17 बड़े समझौते हुए, जिनमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा सहयोग, मोबिलिटी, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकें शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ। ASML वह कंपनी है जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा स्वीडन पहुंची, जहां फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, AI, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, शहरी विकास, स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज पर रहा। उन्होंने गेटनबर्ग में यूरोपियन CEO राउंड टेबल को भी संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, समुद्री सहयोग, आर्कटिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर बातचीत हुई। यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा रही। भारत और नॉर्वे के बीच जलवायु कार्रवाई, समुद्री सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। नॉर्डिक देश हरित तकनीक, टिकाऊ शहरी विकास, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा, जलवायु अनुकूल तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल शासन के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत और इटली ने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल समेत 15 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है, जहां भारत कई नए साझेदार बनाकर अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री के 5 देशों के सफल दौरे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। एम्बेसडर वर्मा, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, तमाम क्षेत्रों में जो सहयोग है वो तो है ही, उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह से इसे वैश्विक पटल पर कूटनीति का भी एक नया इतिहास कहा जा रहा है? देखिए, अगर आप आज की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो उसमें भारत की एक अहम भूमिका नजर आ रही है उभर कर आती हुई। और इस क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों को अगर इकट्ठे मिलाकर देखें तो यह यात्रा प्रधानमंत्री की 5 देशों की भारत के प्रभुत्व को एक बार फिर से इस्टेब्लिश करती है।
बिल्कुल, इससे ये भी साबित होता है जिस तरह से तमाम क्षेत्रों की आपने बात की है कि भारत को पहले जहां पर एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता था, बाजार नहीं, अब तमाम क्षेत्रों में एक वैश्विक साझेदारी का भी एक बड़ा विकल्प जो है भारत जो प्रस्तुत कर रहा है, ये कितना अहम हो जाता है और किस तरह से भारत के जो लॉन्ग टर्म हित हैं उनको ये प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम प्रश्न आपने किया है, क्योंकि केवल आज के दृष्टिकोण से हम इस यात्रा को नहीं देख सकते। इस यात्रा को आगे आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्षों के रूप में देखना चाहिए। और अंततः जो प्रधानमंत्री का अपना एक विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना है, इन सबों को अगर इकट्ठे हम लेकर देखें तो भारत एक मार्केट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आखिरकार 140 करोड़ लोग हैं भारत में, तो भारत तो एक बाजार है, लेकिन यह बाजार के साथ साथ टैलेंट पूल भी है, जहां से कौशल विदेशों में जाता है, जहां से कौशल को इस्तेमाल करके नवाचार को देखा जाता है, नए नए शोध और अनुसंधान होते हैं। तो इन सब चीजों को इकट्ठे मिलाकर अगर हम देखें तो यह यात्रा अपने आप में एक सफल और दीर्घकालिक परिणामों वाला है। बिल्कुल। एम्बेसडर वर्मा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर भारत की अब विदेश नीति को देखते हैं या जिस तरह की हम रणनीति की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसमें जो मल्टी अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में जो बदलता ग्लोबल परिदृश्य है उसमें कितना अहम हो जाता है? ये बहुत अहम है, क्योंकि हम किसी भी एक खेमे के अंग नहीं हैं। और भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन अभी यह ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि विश्व एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खेमों में बंटवारे के कारण विश्व में बहुत सारी नई संकटें आई हैं, और उन संकटों को दूर करना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं लगातार जिस तरह से तमाम क्षेत्रों की भी बात करते हैं, क्षेत्रवार अगर बात करें, यूएई के साथ जिस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में समझौते हुए हैं, जिस तरह की पार्टनरशिप की भागीदारी की बात हुई है, ऊर्जा को लेकर जिस तरह की चिंताएं इस वक्त विश्व में हैं, उसमें किस तरह से एक बड़ा रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी जब हम लगातार भारत के हितों की बात कर रहे हैं उसमें कितना प्रमुख योगदान हो जाता है इसका? देखिए, भारत ऊर्जा के संबंध में अगर हम देखें तो भारत फॉसिल फ्यूल में खास करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो इसलिए भारत का उसमें सामरिक दृष्टिकोण तो आ ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ भारत नई ऊर्जा के विकास की तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी है। अब अगर आप केवल सौर ऊर्जा में देख लें तो जिस तरह से सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है पूरे भारत में, वो अपने आप में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है विश्व में। तो एक ऊर्जा जो कि ट्रेडिशनल ऊर्जा है, उसके संबंध में देखा जाता है। ऊर्जा को हम लोगों ने सुरक्षित किया भारत के लिए खास करके, लेकिन साथ ही साथ नए किस्म की ऊर्जा, नए ढंग की ऊर्जाएं जो आ रही हैं भारत विश्व में, भारत उसमें भी एक अग्रणी रोल अदा कर रहा है। अगर उस दृष्टिकोण से आप देखें तो चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे नीदरलैंड्स हो या इटली हो, इन सबों से ग्रीन एनर्जी के संबंध में बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भारत के नवाचार का जो इकोसिस्टम है उसको बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा कूटनीति का इसे एक नया मॉडल भी कहा जा सकता है एम्बेसडर वर्मा? बिल्कुल बिल्कुल। ऊर्जा, देखिए, बगैर ऊर्जा के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, और भारत के प्रगति के लिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। भारत विश्व का 1/6 आबादी है, तो इसलिए भारत में ऊर्जा को अगर हम नहीं इंश्योर करते हैं तो भारत की तरक्की फिर अपने आप में एक परेशानी बन जाएगी, और हो सकता है कि उसमें कुछ बाधाएं आए। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का ये जो यात्रा थी, जिसमें ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विषय था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसके कारण कोशिश ये की जा रही है कि भारत का जो भविष्य है उसको अभी सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल। और यूएई ने जिस तरह से एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत को स्वीकार भी किया है, और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मजबूत बॉन्ड जो है वो देखने को मिला है, वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस तरह से निर्बाध आवाजाही की भी वकालत लगातार वहाँ से की गई है, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से लगातार अगर पूरे विश्व में इस तरह से ऊर्जा संकट की बात को देख रहे हैं और भारत लगातार मजबूती उसमें दिखा भी रहा है। देखिए, हॉर्मुज़ तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे के रूप में उभर कर आया है, और
हॉर्मूज जब तक एक तरह से पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा को नहीं अपने दृष्टिकोण से देखता है, तब तक भारत में ऊर्जा की परेशानियां बढ़ी रहेगी, क्योंकि आखिरकार पूरे विश्व का 20% ऊर्जा उस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। और अगर वह सुरक्षित नहीं है, अगर वहां से हमारे टैंकर्स और शिप्स आ जा नहीं पा रहे हैं, तो यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। और इस चिंता को दूर करने की कोशिश में प्रधानमंत्री की यात्रा में यूएई का एक अहम रोल नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यूरोपीय देशों की बात करते हैं, नीदरलैंड्स की बात करते हैं, स्वीडन की बात करते हैं, जिस तरह से तकनीकी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं, जो मजबूती दिखाई दी है, विशेषकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जो कि एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे विश्व में बनता जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसे एक विकल्प के रूप में भी देखते हैं सप्लाई चेन की मजबूती के रूप में भारत की भागीदारी को? देखिए, इन देशों की दो अहमियत है। एक अहमियत तो ये है कि ये हमारे सप्लाई चेन को और भी मजबूत बनाएंगे, लेकिन दूसरा ये है कि इनके पास जो तकनीक है, और खास करके ASML जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विश्व की कंपनी है और वो जो सेमीकंडक्टर्स बनती हैं उसके लिए मशीन बनाता है, उससे समझौता बहुत ही जरूरी था, ताकि हम भारत की संप्रभुता को, तकनीकी संप्रभुता को, सेमीकंडक्टर संप्रभुता को और सुदृढ़ कर सके। तो यह इस यात्रा में यह बिल्कुल सामने से उभर कर आया है। जिस तरह से टाटा सेमीकंडक्टर ने वहां पर एग्रीमेंट साइन किया, जिस तरह से और भी इंडियन कंपनीज वहां पर जाकर सेमीकंडक्टर के अलग अलग पहलुओं को विचार में लाया, और जो नीदरलैंड्स की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, नॉर्वे की कंपनी है, उन लोगों से बातचीत करके आगे का भी एक मार्ग निकाला। यह अपने आप में एक बहुत ही अविस्मरणीय बात है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे एम्बेसडर वर्मा, जिस तरह से भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का एक केंद्र बनने की दिशा में भारत कदम उठा रहा है, उसको कितनी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, कितना सहयोग भी अगर हम देखें यूरोपीय कंट्रीज से उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रिक जो रणनीति या जो भी सप्लाई चेन की जिस तरह से इस वक्त श्रृंखला है, उसका एक विकल्प खोजना भी कितना ज़रूरी हो गया है, और वो साफ तौर पर इस दौरे में दिखाई दिया है जिस तरह से भारत को इसमें सहयोग मिला है। देखिए, इस दौरे के पहले की अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें, तो यूरोप और अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच संबंध में खटास आ चुका था, और उस संबंध के खटास को तुरंत दूर करना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संभव है। इसलिए यूरोप भी नए पार्टनर्स को ढूंढ रहा था, नए सहयोगियों को ढूंढ रहा था, और भारत तो हमेशा ही नए सहयोगियों को ढूंढता रहता है, क्योंकि भारत कभी भी विश्व में किसी भी खेमे और किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि पूरे विश्व को एक समग्र रूप से देखा जाए और उसे आगे लेकर चला जाए। और अगर विश्व आगे बढ़ता है तो भारत अपने आप आगे बढ़ेगा। भारत जब आगे बढ़ता है तो भारत ये चाहता है कि वो पूरे विश्व में अपने विकास का जो भी फल मिलता है उसे बांटे। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो दोनों, भारत और यूरोप, दोनों एक दूसरे को सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। अभी भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हुई हैं, नए इकोनॉमिक पक्षों को रखा जा रहा है, मोबिलिटी की बात हुई है। भारत का जो कौशल है वो यूरोप जा रहा है, यूरोप का जो कौशल है वो भारत आ सकता है भारत के नवाचार को और आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सबों को एक समग्र रूप में अगर हम देखें तो यह कहना कदाचित अनुचित नहीं होगा कि भारत और यूरोप दोनों एक दूसरे में नए सहयोगी के रूप में चीजों को तलाश रहे हैं। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से ये कितना अहम हो जाता है एम्बेसडर वर्मा? बहुत अहम है। देखिए, यूरोप के साथ जिस तरह से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़े हैं और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़े हैं, यूरोप अपने आप में मार्केट का जो साइज है वो शायद छोटा लगे दूर से देखने में, लेकिन अगर उसका हम वैल्यूएशन करें उस मार्केट का, तो वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसलिए वहां पर चीजों की कीमतें ज्यादा हैं। तो अगर भारत का जो भी निर्यात है जो वहां जाता है वो एक अच्छी कीमत वहां से वसूल कर सकता है अपने एक अच्छे निर्यात के एवज में। उसी तरह से भारत वहां से जो तकनीकी है उसको लाकर, कैपिटल गुड्स को लाकर भारत नए तरह की चीजों को निर्यात करने की कोशिश कर सकता है यूरोपीय बाजार में, और इससे भी भारत के निर्यात का जो वॉल्यूम है, जो उसका वैल्यू है, दोनों में एक बढ़ोतरी आ सकती है।
बिल्कुल। एम्बेसडर वर्मा, इसी संदर्भ में ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा जिस तरह से वहाँ की तकनीक और भारत का जिस तरह से जो श्रम डेंसिटी है उसको एक कौशल विकास की बात कही जा रही है। यहाँ पर जो एमएसएमईज हैं उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है। तो ये जब हम दीर्घकालिक हितों की बात करते हैं, आर्थिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कितना एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें किस तरह की गति भी दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो? देखिए, अगर आप भारत और यूरोप दोनों को आज देखें तो दोनों में एमएसएमई जो है वो सबसे अहम रोल प्ले करता है वहाँ की इकोनॉमी में। और कुछ ऐसा हुआ है कि बड़ी कंपनियां तो अपने सहयोगियों को ढूंढ लेती हैं, जॉइंट वेंचर्स बना लेती हैं, लेकिन जो एमएसएमईज हैं उनको बड़ी परेशानी होती है विदेश में जाकर अपना विस्तार करने में। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस यात्रा में एमएसएमई के बारे में भी काफी बातें हुई हैं और यह संभव है कि भारतीय एमएसएमई और यूरोपियन एमएसएमई एक दूसरे को और नजदीक से पहचानने की कोशिश करेंगी और उसके कारण दोनों आर्थिक परिस्थितियों में आर्थिक इकोसिस्टम को एक बढ़ाव मिलेगा और दोनों एक नए विकास की तरफ अग्रसर होंगे। इसी के साथ ही एआई और डिजिटल इंफ्रा में जिस तरह से सहयोग मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, वो इसमें किस तरह के नए आयाम जोड़ता है? देखिए, डिजिटल में तो भारत एक नाम है ऐसा जो कि पूरे विश्व को में जाना जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में भारत को भी अपने आप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और उसके लिए तकनीकों की आवश्यकता है। लेकिन भारत उन तकनीकों के एवज में एक बहुत बड़ा डेटा बेस देता है। हमारे यहाँ डेटा बहुत है और उन डेटा को फीड करने की आवश्यकता पड़ती है अगर एआई का जो भी इंजन हम देख रहे हैं अगर उसको ट्रेन करना है, और उस प्रशिक्षण के लिए भारत एक बहुत अहम सहयोगी है पूरे विश्व के लिए। तो यूरोप भी भारत को उसी रूप में देखता है और हम यूरोप को देखते हैं कि वहाँ पर की जो टेक्नोलॉजी है एआई में, क्या उसे हम भारत लाकर और भारत के पटल पे उतारें, भारत की जो अपनी उसमें अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से उसे ढालें और उसको ढालकर भारत की आम जनता को, विश्व की आम जनता को, उसे हम एक अफोर्डेबल एआई के रूप में दें, ताकि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, जो विकसित देश हैं, वो भी एआई की कीमत को कम करते हुए अपने यहाँ विकास के लिए इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। एम्बेसडर वर्मा, कई देशों से नई साझेदारी हुई है और कई देशों से जो पुरानी साझेदारी है उसको आगे बढ़ाया गया है। इटली से जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम भूमध्य सागरीय राजनीति की बात करते हैं? किस तरह से ये इस पर असर डालता हुआ दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, लोग ये सोचेंगे कि शायद एक शब्द ही तो इसमें लगाया गया, लेकिन वह एक शब्द पूरे साझेदारी जो पूरी है, पूरा जो रिश्ता है दोनों देशों के बीच, उसको इतना अधिक एक्सपैंड कर देता है, इतना अधिक उसको डेप्थ में ले जाता है कि वो समझने के लिए एक राजनैतिक होना जरूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने जापान में देखा कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आया, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आया, और उन सबों के कारण भारत और जापान के बीच की जो साझेदारी है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इटली के साथ भी कुछ उसी तरह के बदलाव आएंगे आगे आने वाले समय में, और उस बदलाव में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में इटली बहुत आगे है, उसे देख सकते हैं, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में इटली बहुत आगे है, उसे देख सकते हैं, और भारत इटली को एक अच्छे वैल्यू का निर्यात दे सकता है, अच्छे वैल्यू का कौशल दे सकता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच नए पुल बने और उन पुलों के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। इसके साथ ही जब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या हरित ऊर्जा की बात करते हैं, जलवायु समझौते की बात करते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से जलवायु सहयोग पर अपनी बात रखता रहा है विकासशील देशों के पक्ष में, अब जो है ये भारत को एक ग्रीन पावर के रूप में आगे बढ़ाते हुए ये साझेदारी भी दिखाई देती है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो दो जो सबसे महत्वपूर्ण हरित तकनीक है, एक सौर ऊर्जा की है और हाइड्रोजन की है जी। दोनों में भारत की नेशनल पॉलिसी है, दोनों में भारत का नेशनल मिशन है, और उसको लेकर सरकार केंद्र में और राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं
कि जो भी ऑब्जेक्टिव रखा गया है, जो भी टारगेट रखा गया है, उसे वो अचीव कर सके, उसे लेकर और आगे जा सके। तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो जो अभी की तकनीक है उन्हें लेकर आगे बढ़ना, बट दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, कल की भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करना। अगर आज हम देखें तो ज्यादातर हम सौर ऊर्जा प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उसे स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम स्टोरेज टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? स्टोरेज टेक्नोलॉजी में किस किस तरह की बैटरी केमिस्ट्री को देख सकते हैं? स्टोरेज टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम रेत में सौर ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं? क्या पानी में सौर ऊर्जा को भी स्टोर कर सकते हैं? उसी तरह से अगर नाभिकीय ऊर्जा हम देखें, न्यूक्लियर एनर्जी देखें, तो उसमें भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। और जो भारत का एक मूल संकल्प है कि हम थोरियम को इस्तेमाल करें अंततः, उसकी तरफ भी काफी तेजी से हम अग्रसर हैं। और कुछ यूरोपियन देशों में थोरियम टेक्नोलॉजी पर भी अच्छा खासा शोध और अनुसंधान हुआ है। उसे भी शायद भारत के जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी की, उसमें समेकित और समग्रित किया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में जिस तरह से मजबूती की या साझेदारी की बात की गई है तमाम देशों के साथ, वो अपने आप में कितना अहम रोल रखती है? बहुत जरूरी है। देखिए, मैं जब भी मैं हिंदू देवी देवताओं को देखता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि अगर हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक हाथ में गदा होना भी अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम में यह क्षमता नहीं है कि हम अपने आप को बचा सकें बाहर के अटैक से, तब तक शायद हम जो भी बोलेंगे वो थोथी बातें होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर हों, और विश्व के ऐसे देश जिन्हें उन डिफेंस प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, उन्हें हम एक अच्छे मूल्य में निर्यात करके दे सके, ताकि सभी देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। भारत का सुरक्षित होना अनिवार्य है। यह पूरे विश्व का एक छठवां है आबादी के रूप में। भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व का एक विश्व की बहुत बड़ी आबादी सुरक्षित हो जाती है। तो इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूरोप देखें, जिस तरह से नाटो ने अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप किया था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मार्फत, शायद हम उस मॉडल को भी लेकर भारत आ सके और मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के रूप में डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, जिससे भारत की सुरक्षा हो सके, भारत के आसपास के देशों की सुरक्षा हो सके, और जो भी देश भारत से सुरक्षा का एक कवच मांगना चाहते हैं, उन्हें वो कवच भी प्रदान किया जा सके। जिस तरह से आपने अपनी बात की शुरुआत संस्कृति और जो क्षमता है, जो शक्ति है, उससे उसकी तुलना से की है, उसी में पूछना चाहूँगी। अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो किस तरह से ये जो पूरा दौरा है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है या सभ्यतागत कूटनीति है, उसको भी दिखाता हुआ चर्चा में रहा है? बिल्कुल, आप जहाँ भी प्रधानमंत्री देखिए, जहाँ भी गए, वहाँ पर वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता को प्रदर्शित किया उनके सामने। चाहे वो नमस्ते के मार्फत से प्रदर्शित किया गया हो, या इटली में ये जो 4 कथक डांसर्स थी जिन्होंने भारतीय क्लासिक डांस को प्रस्तुत किया। तो ये सभी एक तरह से यह साबित करता है कि भारत किसी के लिए थ्रेट नहीं है। भारतीय सभ्यता किसी को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता है, वो तो बस बहता रहता है, और एक ऐसे अनवरत नदी की तरह है कि जो भी उस नदी से पानी निकालकर पीना चाहता है, उसके लिए वो पानी हमेशा उपलब्ध है। बिल्कुल। एम्बेसडर वर्मा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम डिजिटल इंफ्रा की बात कर रहे थे, भारत ने इसमें एक नया मॉडल जो है विश्व के समक्ष रखा है और बहुत से देशों ने भारत की इस नीति को अपनाया भी है। इसी तरह से भारत को FAO के द्वारा जो एग्रीकोला मेडल मिला है, ये अपने आप में जो भारत की कृषि नीति है उसको किस तरह से वैश्विक एप्रिसिएशन है, वैश्विक समर्थन है, और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की नीतियों की जब हम बात करते हैं। भारत एक नए वैश्विक साझेदार के रूप में और एक बड़े समाधान देने वाले देश के रूप में जो है वो विकसित हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसमें मजबूती मिल रही है भारत को। देखिए, जब भी हम कृषि की बात करते हैं और FAO की बात आपने की, तो भारत तो विश्व के सभी मॉडल्स का अध्ययन करके ही अपनी पॉलिसी बनाता है जो भारत के लिए अनुकूल हो। लेकिन जब हम FAO की बात करते हैं तो वो कोई हमारा पक्षधर तो है नहीं। बिल्कुल। उसके पास उसके सदस्य बहुत सारे हैं। तो वह जब भारत का मॉडल देखता है तो उसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
उसको एनालाइज करता है और उसका विश्लेषण करके तब वो निष्कर्ष निकाला है कि भारत जो अभी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र में, वह एक विश्वसनीय पॉलिसी है और उस पॉलिसी से पूरे कृषि क्षेत्र का विकास संभव है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देश भी उस मॉडल को भारत से अपना सकते हैं। और जैसा आपको पता है, भारत इस क्षेत्र में हमेशा अपनी जो भी कौशल है उसको शेयर करने में, उसको साझा करने के लिए तैयार रहता है। बहुत सारे प्रोग्राम भारत के हैं जो विदेश नीति के एक पार्ट हैं, उसके अंग हैं, और उसके मार्फत विकासशील देशों को उस तरह के प्रैक्टिसेस को, उस तरह के प्रोसेसेस को, उस तरह के एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए तैयार रहता है। और शायद आगे आने वाले समय में यही कहानी होगी, यही स्टोरी होगी जिससे भारत एक नए आयाम को प्राप्त कर सकेगा। बिल्कुल, नए आयामों में ही ये एक बड़ी रणनीतिक छलांग के रूप में इसको देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वर्मा हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल